नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप सभी एक बार हमारे साथ बोलें, भारत माता की जय, जय हिंद। आज जो टॉपिक्स है वो गयासुद्दीन तुगलक को लेकर है। गयासुद्दीन तुगलक ने आंतरिक सुधार में कैसे कार्य किया, आंतरिक इनका कार्य हम पढ़ेंगे। आंतरिक कार्य, आंतरिक कार्य का मतलब यूं भी लिख सकते हैं, गृह नीति इनका क्या था, गृह नीति। आंतरिक कार्य बोले या गृह नीति बोले, इसमें अगर आंतरिक नीति या गृह नीति की हम टॉपिक में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो है आर्थिक नीति कैसा रहा। आर्थिक नीति अगर देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि आर्थिक नीति इनका सबसे अच्छा रहता है। अगर यहीं पे हम थोड़ा सा इनकी भूमिका पर चर्चा करना चाहेंगे तो आप जब देख रहे हैं अलाउद्दीन अगर आते हैं, अलाउद्दीन यहीं पे थोड़ा सा भूमिका देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी शासक होते हैं। अलाउद्दीन का मृत्यु हो जाता है। अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद में इनका पुत्र मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ये शासक बनता है। ये अंतिम शासक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक। और तुगलक वंश के प्रथम शासक के बीच में एक कड़ी नया जुड़ जाता है, इसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो शाह ये कड़ी है। और यह जो है हिंदू से मुसलमान बनने वाला था, हिंदू से मुसलमान बना था। ये हिंदू से मुसलमान बना था। और इसके बाद में अगर आता है तो यही गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु होता है। इसके बाद इसका पुत्र नकारा कहिए या कहिए बदमाश कहिए या सबसे बेकार कहिए, सबसे अयोग्य कहिए, ये मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये हिंदू पहले था, हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, लेकिन ये कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए, 2-4 महीने के लिए शासक बनता। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक, इसकी हत्या ये करके बैठा है और इसकी हत्या ये करके शासक बना। इसकी हत्या इसने किया और इसकी हत्या इसने किया। ऐसे पूरे मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चलता है, केवल इसकी हत्या नहीं किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी असाध्य बीमारी से लगभग 80 वर्ष की उम्र में स्वयं मरा था। अब कौन सा रोग हो गया था? असाध्य रोग। इतिहासकारों में मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इसने शासन व्यवस्था को जो है राजस्व सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से कठोरता के साथ लाया था और इसका आर्थिक नीति बहुत ज़्यादा कठोर था, राजतंत्र पे था। इसने राजकोष को भर दिया था, राजकोष जो था ये भर गया था इसके समय। लेकिन इसका जो बेटा ये आता है, ये अयोग्य शासक, इसके बाद में ये 2-4 महीने के लिए रहता है, ये भी अयोग्य, ज़्यादा दिन यही रहता है। इसने जो है अमीरों को खुश करने के लिए, अमीर और सरदार को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का दुरुपयोग कर दिया, इनको दे दिया, बांट दिया। इसने जो कठोर नियम लाए थे सब इसने कठोर नियमों को सरल में बदल दिया। इसके बनाए के सब नियमों को इसने विपरीत नियम लागू कर दिया। इसने जो भी नियम बनाया उसका सब विपरीत इसने कर दिया। इसने जो इकताएँ लिया था, जो दिया गया भूमि इकता है जो दे देते थे, ये बंद कर दिया था। यानी कि नगद वेतन शुरू कर दिया था, इकता प्रणाली को बंद कर दिया था, इसने इकता देना शुरू कर दिया। इसका सब उल्टा काम किया।
ज़्यादा से ज़्यादा धन का दुरुपयोग किया, जो बचा था इसने कर दिया। ये जो है इनका जो है निजामुद्दीन औलिया के साथ, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के शेख ख्वाजा संत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय वाले, इनका नहीं बैठता था। निजामुद्दीन औलिया से इनके साथ नहीं बैठता था। आप बता चुके इसके पहले भी, इसने 1000 स्वर्ण टका देने के लिए कहा था कि जो निजामुद्दीन औलिया का सर कलम करेगा। अंत में ये खुद मारा जाता है नए चंद्रमास के दिन, क्योंकि इसी दिन मारने के लिए कहा था, उसी दिन मारा जाता है खुद। किसने मारा था? इसने। लेकिन इसका बैठता था औलिया के साथ, निजामुद्दीन औलिया के साथ जो शेख हैं इसके साथ बहुत गहरा संबंध था, यानी कि गहरा संबंध। इसने जो है इन्हें जो है 5 लाख टका दे दिया था। 5 लाख टका। टका जो होता था ये चांदी का होता था। टका जो है चांदी का होता था। सबसे पहले अगर कोई चलाया था तो इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया था, और तांबे का जीतल, जो जीतल सिक्का था, टका सिक्का था। टका जो होता था चांदी का सिक्का होता था, और जीतल जो होता था वो तांबे का होता था। तो ये 5 लाख टका इनको औलिया को दे दिया था। तो राजकोष इन दोनों लोगों ने रिक्त कर दिया। ज़्यादातर इसने रिक्त किया, जो बचा खुचा था इसने। और जब ये गद्दी पर बैठते हैं, कुल मिलाकर के जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं, इनकी आर्थिक नीति, अगर आंतरिक कार्य की बात करें या गृह नीति की बात करें, तो इनका आर्थिक स्थिति जो था इनके बैठने के समय एकदम संकटमय था। संकट यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ही वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, यानी कि चकनाचूर हो गई थी, कुछ रह नहीं गया था, राजकोष खाली हो गया था। यानी कि राजकोष खाली हो गया था। राजकोष खाली हो गया था इनके समय। इतना स्थितियां संकट हो गई थी, राजकोष खाली। तो इनके समय में ज़्यादा स्थिति चरमरा गया था। तो इन्होंने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया है, गयासुद्दीन तुगलक ने ज़्यादा से ज़्यादा सुधारात्मक काम किए हैं। मुख्य रूप से इनका केंद्र बिंदु 3 जगह रहता है। एक इक्ता पर रहता है, इक्ता मतलब इक्तेदार पर, और दूसरा रहता है मुकद्दम पर, मुकद्दम पर रहता है, और तीसरा रहता है अगर बात करेंगे तो मुखिया पर, मुखिया या कहीं कृषक। मुकद्दम माने मुखिया होता ही है, तो कृषक माने किसान, मुकद्दम माने होता है मुखिया। और कुछ अगर बचा खुचा था तो खूत पर था। खूत माने होता जमींदार। खूत माने क्या होता है, जमींदार। तो और इक्तादार कौन होता था, प्रांतपति होता था, प्रांतपति। और कृषक आप जान ही रहे हैं, ये मुखिया है, मुकद्दम। तो इनको केंद्रित लेकर के करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने इनको बनाया। इनसे जो मतलब इनसे, और एक क्या नाम, मुखिया या जो खूत है जमींदार, इनसे कह दिए थे कि भाई जितने लोग हैं जो यानी कि फवालिज होता है, इसको क्या कहते हैं, फवाजिल, इसको हटा दिया जाए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो फवाजिल मतलब होता अतिरिक्त लगान, यानी कि
क्योंकि मुकद्दम जो मुखिया है ये गांव का जो टैक्स यानी कि कर वसूलता था, इक्तादार भी यही काम को वसूलने का काम इसके पास भी वही रहता था, और जो खूत जमींदार था ये भी वही करते थे। तो ये लोग जो वसूले थे, तो अतिरिक्त जो यानी कि फवाजिल जो होता था, फवाजिल मतलब फवाजिल ही है, फवाजिल, तो फवाजिल मतलब होता अतिरिक्त लगान, अतिरिक्त धन जो वसूले गए थे उसको ला करके जमा कर दो। कहाँ पर जमा करना है फवाजिल को? यानी कि राजकोष में, राजकोष में ईमानदारी पूर्वक सब जमा कर दो, और जो नहीं जमा करेगा उनका इक्तादार समाप्त हो जाएगा, उनका जो है मुकद्दम का पद और खुद का पद जो है हटा लिया जाएगा। और क्या किया था इसने? ये आर्थिक नीति को सुधारने के लिए जो पुराने पद चल रहे थे, यानी कि मुकद्दम का पद है या जो खुद का पद, ये इक्तादार का पद, इस प्रकार के जो पुराने थे उनको बहाल कर दिया। कहा कि जो लोग लगान खराज जो वसूलते थे, खराज माने होता है लगान, खराज माने क्या होता है? लगान, लगान माने होता टैक्स, कर, खराज, यहाँ पे खराज ही शब्द आता है। तो कई बार पूछा गया खराज माने लगान, टैक्स, कर। तो जो भी खराज वसूलते हैं वो वसूलें, लेकिन ध्यान देना ईमानदारी पूर्वक, और जो ईमानदारी पूर्वक नहीं वसूलेगा वो दंडित होगा। एक काम। दूसरी चीज, इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया है तो इन सब पे अगर बात करें, सबसे ज़्यादा इन्होंने आर्थिक नीति के लिए सबसे ज़्यादा किसान पर, कृषक के हितों को ध्यान दिया है। कृषक को हितों को ध्यान कर देने के लिए सबसे पहला अगर बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसने सबसे पहले नहर को निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली का सल्तनत का पहला ऐसा शासक है, नहर बनवाया। हालांकि कुछ कुआं भी बनवाया है, लेकिन कुआं और भी बनवाए हैं लोग, कुछ ना कुछ बनाए गए। तो दिल्ली नहर की बात करें, ये पहला शासक है दिल्ली सल्तनत में जिसने नहरों का निर्माण कराया। किस लिए? कृषकों के कल्याण के लिए, सिंचाई के व्यवस्था के लिए। क्लियर हो रहा है? इसके साथ साथ में उद्यान भी लगाया है, उद्यान, बाग बगीचा, कुछ उद्यान। इसके साथ में जो कृषक हैं उनको जो है उनकी डाकू लोग, चोर लोग चोरी कर लेते थे घर से आकर के सामान की, तो उसके लिए चोरी से बचने के लिए, डाकुओं से सुरक्षित देने के लिए, चोरी से निजात दिलाने के लिए दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग मतलब किला होता है, उसमें सैनिक भी रहेंगे, अपना उनका जो औजार सामान रहेगा, गोला बारूद जो भी रहेगा, वो सब अस्त्र शस्त्र वो सब रखे जाते थे। तो डाकुओं से, चोरों से सुरक्षा के लिए दुर्ग भी जो है इनसे चोरी से निजात दिलाने के लिए काम किया। और साथ में इसने और क्या काम किया? कृषकों को उस प्रकार की जमीन दे दिया, भूमि दे दिया, मतलब एक तो इनसे जो है जो जमीन यानी कि बंजर भूमि थी, बंजर या अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, जो अनउपजाऊ भूमि थी या जो बंजर भूमि थी, तो उस भूमि को बिना टैक्स के, बिना कर के दे दिया किसान को, कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। या जो थोड़ा सा और भी उस प्रकार की भूमि था जिसपे कम उपज होता था, कम उपज वाली भूमि को दे दिया कि भाई ले जाओ खेती करो, जो होगा हमको टैक्स नहीं दीजिएगा। तो बिना टैक्स के इस प्रकार की ज़मीनों को दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि इस प्रकार की जो अनुपजाऊ भूमि थी या जिसपे कम होता है, जो बंजर भूमि थी, किसानों ने कड़ी मेहनत, किसान मेहनत करता ही है, सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करता है किसान। और दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए तो फौजी आदमी, यानी कि इसीलिए तो कहा गया जय जवान जय किसान। तो सबसे ज़्यादा अगर मजबूत मेहनत करता तो यही है। तो किसान को पैदावारी था, खाने के लिए भोजन चाहिए था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ में। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला ऐसा सुल्तान जिसके समय सबसे ज़्यादा जो है भूमि जो है कृषि योग में बदल गई। ये भी पूछे गए हैं प्रश्न, ये जितने बता रहे हैं सबके सब पूछे गए हैं। नहरों का उपयोग पहली बार निर्माण किसने कराया? इसी ने कराया। यानी कि कृषि योग भूमि में सबसे ज़्यादा किसके समय बदला गया है? इसी के समय। इसको प्री में भी काम करेगा, मेंस में लिखते समय जो याद रहेगा वही लिखेंगे। है तो हमारे पास इतना मैटर, लिखना इतना है। और उसमें से टू दी पॉइंट कौन कैसा कहाँ पे लिखना, किसका कम काम लग जाएगा, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलता है। कि थोड़े कि यहीं पे सब लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग ही लिखना है, नहीं सब लिख देना है। तो
और ध्यान देना कि जो भी प्रश्न का उत्तर लिखना है हर लगभग प्रश्न पे मैपिंग जरूर कीजिए। कहीं नहीं आ रहा तो इसी प्रकार का मैपिंग बना दीजिए, थोड़ा सा एक ग्राफ बना दीजिए, इस प्रकार का अनेक प्रकार के हर प्रश्न में एक मैपिंग करिए, एक ग्राफिंग जरूर कीजिए। इस प्रकार का आंसर बढ़िया माना जाता, आंसर बढ़िया मिलता, उत्तर नंबर बढ़िया मिलता है। तो एक तो ये हो गया कृषक के लिए। दूसरा काम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको हम थोड़ा सा देखिए। इसके साथ साथ ये क्या करता है, तो ये कहा कि भाई प्रत्येक वर्ष अगर जो कृषि पर लगान बढ़ेगा, प्रत्येक वर्ष जो यानी कि खराज बढ़ाया जाएगा, बढ़ने का जो खराज में वृद्धि का काम होगा ज़्यादा नहीं होगा। अगर खराज में वृद्धि का काम होगा तो 1/10 से अगर बात करें 1/10 से लेकर 1/11 तक ही जो है बढ़ेगा, यानी कि इतना भाग 1/10 माने 10%, 1/10 माने 10%, यानी कि 10% से इतना तक ही बढ़ेगा। इससे मतलब ज़्यादा नहीं मतलब टैक्स लिया जाएगा, इतना तक ही लिया जाएगा टैक्स। कुल मिलाकर के मोटे मोटे में तो समझिए 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक वर्ष में अगर वृद्धि होगा तो मान के चलिए 10% टैक्स में वृद्धि होगा। कुल मिला के 1/10 से 1/11 तक ही रहेगा, इससे ज़्यादा वृद्धि होने का सवाल नहीं। और दूसरी चीज़ क्या किया है कि जो इक्तेदार हैं, इक्तेदार या जो खूत लोग हैं और लोग जो अमीर लोग हैं, उनसे कहा कि भाई जो जिनके पास फवाजिल है, जो इनके पास जो फवाजिल या फौजिल मतलब क्या है, अतिरिक्त लगान जो है, अतिरिक्त लगान। तो ये जो अतिरिक्त लगान है ये सब लोग जमा कर दें, राजकोष में क्या कर दें, जमा कर दें, राजकोष में क्या कर दें, राजकोष में जमा करें। और क्या करना है, इनके लिए कहा कि अगर 1/10 से लेकर 1/15 के बीच में इसने के बीच में अगर मतलब ये फवाजिल है यानी कि अतिरिक्त है, तो ये सब क्या कर दिया जाएगा, तो माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे इस समय सरकारें जब चुनाव आता है, ऐसे नहीं, इस समय का सिस्टम अलग, उस समय का सिस्टम अलग था। इस समय के क्या है, जब सरकारें चुनाव आती हैं, कोई भी सरकार, चाहे यूपी का हो, एमपी को, बिहार का कोई भी सरकार या केंद्र सरकार का, जब चुनाव आएगा दो काम करेगा, कोई जो टैक्स है, जो कर है, सब माफ़ कर देगा, या जब चुनाव आएगा बम्पर नौकरी निकाल देगा। वो भी मुख्य रूप से 2 नौकरी निकालता है, या तो प्राइमरी टीचर की भर्ती जिसमें ज़्यादा सीट आता है, या तो पुलिस की नौकरी। ये बात सरकार सोचती हम ही जानते हैं, और जनता सोचती हम जानते, सरकार नहीं जानते। तो जनता भी जानती है, हर जनता जानती है, चूँकि हम हर आदमी के पास में लगभग कभी कभार 1-2 मिनट के लिए गुजर जाते हैं बैठने के लिए, तो चर्चाएं होती रहती हैं। तो और सरकार भी जानती है कि जब चुनाव आएगा तो वैकेंसी निकाला जाएगा और कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली का बिल, लोन माफ़ कर दिया जाएगा कि 1 लाख से कम है, 1 लाख तक है, इतना तक माफ़ किया जाएगा। तो चुनाव का इस समय का जो दौर है, राजनीतिक दौर है। और सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जानते, सब लोग जानते हैं, आम आदमी सब तक जानते हैं, आज के समय सब लोग जानकार हो गए हैं। तो ऐसे यहाँ का लेकिन सिस्टम अलग है। तो इन्होंने कहा 1/10 से 1/15 के बीच में रहेगा, तो ये जो अतिरिक्त कर जो है माफ़ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साथ में इन्होंने देखिए जो आर्थिक नीति के तहत किया, तो जो खिलजी कन्याएं थी, खिलजी कन्याएं मतलब चूँकि ये खिलजी के बाद से ही आए हैं, और खिलजी लोगों ने, अमीर सरदारों ने इनको जो है गद्दी पर बैठाया था। जब इन्होंने नसरुद्दीन खुसरो शाह का सर कलम करके, यानी कि कुल मिलाकर के उनको सरकलम कर दिया था, कुल मिला के बंद कर दिया था, तो सिंहासन नहीं लेना चाहते थे, मतलब लेना तो चाहते थे, अंदर से था सिंहासन लेना, लेकिन ऊपर से दिखा रहे थे नहीं बैठेंगे। तो अमीरों ने इनको जो है सर्वसम्मत से ही गद्दी पर बैठाया था, और उनमें से ज़्यादातर खिलजी वाले थे। तो खिलजी कन्या जो है, कन्या लेती हैं, खिलजी कन्याओं का इन्होंने राज्य की ओर से विवाह करना, राज्य की ओर से विवाह करने का काम किया, राज्य की ओर से विवाह करने का काम, राज्य की ओर से विवाह का व्यवस्था किया। और साथ में जो यही इतना नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं
गरीब हैं और जो अन्य असहाय लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक अगर सुधार दिया है तो किसी ने दिया है, ये गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान है जो ये कार्य कर रहा है। तो इतना, साथ में इसने जो किसान थे उनको जो है कर बहुत कम देने की बात कर रहे हैं कि खराज जो है लगान जिसे कहते हैं बहुत कम लगा दिया है, बहुत कम देने की बात कहा है। इससे जो है किसानों का मनोबल बढ़ा, वो ज़्यादा खेती करने लगे और जो राजकोष था, राजकोष धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इन्होंने कहा कि राजकोष बढ़ाना है, एकाएक नहीं बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे राजकोष बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ता जो है वो धीरे धीरे अस्थायी पड़ा रहता है। तो इन्होंने ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया है? किसानों पर, किसानों के जन कल्याण के लिए कार्य किया है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम बताते हैं। अब इनके बाद अगर देखते हैं तो इनका जो है यातायात कैसा व्यवस्था रहा है। यातायात और डाक व्यवस्था जो है, डाक मतलब व्यवस्था मतलब क्या है? डाक व्यवस्था जो है, अगर बात करेंगे व्यवस्था, तो ये जो डाक व्यवस्था है इनका, यातायात मतलब सड़क, जो भी सड़क टूटी फूटी थी उन सड़कों को बनवाने का काम बनवाएंगे। क्योंकि आर्थिक नीति में सुधार करना है। गाड़ी मोटर जो भी उस प्रकार के थे, आने जाने का कुछ भी थे साधन, तो जब सड़क यातायात कुछ व्यवस्था ठीक रहेगा तो आर्थिक स्थितियाँ सुधरेंगी। तब भी वही था, आज ज़्यादातर है इस सिस्टम। और डाक जो व्यवस्था था, तो उस समय डाक व्यवस्था के माध्यम से लोग जो है सूचनाएं एकत्रित किए जाते थे। एक जगह से सूचना दूसरे जगह, सुल्तान तक भी सूचना पहुंचाना था। हालांकि ये जो डाक व्यवस्था था ये आम जनता के पहुंच से बाहर था। आम जनता माने साधारण जो आदमी थे, साधारण जनता थे, तो आम जनता के पहुंच से बाहर था। इसका मतलब जो है ये डाक व्यवस्था कुल मिलाकर के शाही के लिए, शाही दरबार के लिए था, शाही लोगों के लिए था, कुल मिला के जो राजघराने से संबंधित है उन्हीं के लिए। हालांकि इसकी जो डाक व्यवस्था है गियासुद्दीन तुगलक की, इसने 3/4 मील जो है, मील मतलब से दूरी, इतना दूरी कर दिया। एक डाक जो है, एक डाक यहाँ पर, दूसरा डाक जो है इतने पर, तीसरा डाक इतने पर। इसका मतलब ये दूरी है 3/4 मील है। 3/4 मील का मतलब समझिए, एक मील में होता है 1.6 किलोमीटर, 1 मील बराबर। अगर 1 मील की बात करते हैं तो होता 1.6 किलोमीटर। तो मान के चलिए 1 किलोमीटर। डाक व्यवस्था क्या होता था कि यहाँ से जो सूचनाएं हैं यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, यहाँ से सूचनाएं यहाँ पर, यहाँ की सूचनाएं यहाँ पर, इधर भी सूचनाएं आगे, तो सूचनाएं पहुँचाया जाता था। तो सूचना पहुँचाने वाले होते थे, 2 तरीके के लोग होते थे। एक होते थे घुड़सवार और दूसरे होते थे पैदल। तो घुड़सवार और पैदल 2 प्रकार की इसमें व्यवस्था थी। और ये जो सूचना पहुंचाने वाला काम करते थे, तो ये लोग घुड़सवार और पैदल लोग करते थे। कुल मिला के एक गुप्त सूचना है, यानी कि गुप्त विभाग से है। गुप्त विभाग मतलब क्या? संचार, इसका मतलब सूचना विभाग कहिए। और ये इसका जो मेन अधिकारी होता था, ये बरीद ए मुमालिक होता था। बरीद ए मुमालिक कौन है? ये आप पढ़ चुके हैं, गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी होता था, यानी कि ये सूचना विभाग का मंत्री है। इसका मतलब जो ये व्यवस्था था, डाक व्यवस्था, सूचना विभाग के अंतर्गत आता था, या कहिए गुप्तचर विभाग के अंतर्गत आता था। इसका अधिकारी जो होता था बरीद ए मुमालिक होता था। तो ये इनका जो है गियासुद्दीन तुगलक का जो है यातायात डाक व्यवस्था इस तरीके का था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को सुविधा मुहैया कराया जा सके और शाही व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके, और क्या नाम है, प्रशासन को ठीक से सुचारू रूप से किया जा सके। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम हटा देते हैं स्क्रीनशॉट। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमने जो बताया जो डाक व्यवस्था ये है, तो डाक व्यवस्था की जो खास विशेषता रही